बैंक्स में पड़ा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। तो बात है 2010 की, जब इंडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विजय माल्या, जिसका 10,000 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया। अब आज तो लोगों ने उसे हीरो बना रखा है, लेकिन असल में उसने 22,000 करोड़ डिपोजिटर्स का पैसा दांव पे लगा रखा था। और ऐसा आज से नहीं बल्कि हमेशा से होता आ रहा है। हम मिडिल क्लास लोग खून पसीना बहाकर मेहनत करके मुश्किल से पैसा कमाते हैं और बैंक में रख देते हैं, ये सोचकर कि ये हमारा पैसा है और बैंक इसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपने अपना पैसा बैंक में जमा कराया, वो पैसा आपका नहीं बल्कि बैंक का हो जाता है। फिर चाहे उससे बैंक किसी बड़े बिल्डर को लोन दे, किसी बड़े आदमी को फेक बीआर दे, या एलओसी के नाम पर किसी बड़ी एयरलाइन कंपनी को सारा पैसा दे दे, और इस पे आपका कोई जोर नहीं होता। और जब तक आपको एक खबर मिलती है, आप दौड़ते हुए बैंक जाते हो और बैंक के बाहर आपको ये लंबी सी लाइन देखने को मिलती है, जो आप ही की तरह बैंक में अपना पैसा लेने आए हैं। डिमोनेटाइजेशन हो या पीएमसी बैंक घोटाला, हर सिचुएशन में अगर किसी को निराशा हाथ आती है तो वो है मिडिल क्लास, जो बैंक्स को अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन दरअसल बैंक्स आपका मसीहा नहीं, एक मास्टरमाइंड है जो पैसों को इधर से उधर करके अपना प्रॉफिट निकालता है। और ये चीज आप खुद देख सकते हो कि जब भी आप बैंक जाते हो होम लोन या फिर एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको खुशी खुशी अंदर बुलाता है, आपसे प्यार से बात करता है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी और 22 से 23% का इंटरेस्ट सामने से चल के आया है। इसीलिए वो कभी भी आपको ऐसे लोन्स के लिए मना नहीं करते। वहीं अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो या फिर स्टार्टअप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई भीख मांगने आया हो, भले ही उस सेम बैंक में आपका पैसा भी क्यों ना हो और उसमें 5 से 6 लाख रुपए भी क्यों ना हो। तो अब भी अगर आप ये सोच रहे हो कि बैंक में पड़ा पैसा आपका सेफ है, तो मैं आपको बता दूं कि DICGC के अकॉर्डिंग अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए देने के लिए लायबल होता है। यानी सिक्योरिटी की गारंटी तो यहाँ भी नहीं है। और रिच यार 2-3% के इंटरेस्ट में कौन रिच बन पाया है, जरा मुझे बता दो। लेकिन अमीर लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो बैंक्स में लिमिटेड पैसा रखकर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में। तो आज मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है गॉड्स मनी। एक बहुत ही फेमस इंसान का कहना है कि मैं उस चीज को क्यों हासिल करूं जिसे इंसानों ने बनाया है, बल्कि मैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जिसे भगवान ने बनाया है, एंड दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। और जिस इंसान ने ये बात कही है वो है रॉबर्ट कियोसाकी, और वो गोल्ड और सिल्वर को गॉड्स मनी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एकमात्र ऐसी कमोडिटीज हैं जिन पर ना तो कोई गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, ना ही कोई मार्केट फॉल। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपके इमरजेंसी सिचुएशंस में ये गोल्ड्स मनी ही आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस हो सकती है, क्योंकि पेपर करेंसीज लाइक डॉलर, इंडियन रुपीज या जापानीज येन एक्सेस प्रिंटिंग और मार्केट इन्फ्लेशन से हमेशा अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। और इस नए साल में तो रुपया ऐसे गिर रहा है जैसे दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी हो। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर बुरे से बुरे मार्केट कंडीशन में भी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। और एग्जांपल के लिए 2008 का क्राइसिस ही देख लो। एक तरफ जब स्टॉक मार्केट पूरा गिरा हुआ था, रुपया तेजी से बढ़ने लग गया, रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गए, लेकिन गोल्ड के प्राइस स्काई रॉकेट कर गए। यानी जहां सारी इन्वेस्टमेंट्स लॉस दे रही थी, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट था। और इतना ही नहीं, जिस तरह बैंक में पड़ा पैसा आपका होते हुए भी आपका नहीं है और ना ही उस स्पीड से ग्रो हो पाता है जिस स्पीड से इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है, वहीं गोल्ड इकलौता एक ऐसा एसेट है जो अलमारी में पड़े पड़े भी इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देता है। इसीलिए शायद धनतेरस हो या फिर दिवाली, अक्षय तृतीया हो या फिर शादी, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड ही खरीदा जाता है। और इसीलिए अभी हाल ही में गए 2024 के वेडिंग सीजन्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां सिर्फ 2 महीने के अंदर 40 लाख से भी ज्यादा शादियां हुई पूरे इंडिया में, जिसमें टोटल 144 टन ऑफ सोना खरीदा गया। यानी अगर नंबर में देखा जाए तो कुल भारत वासियों ने 1.15 लाख करोड़ का सोना खरीदा। और इंडियंस के लिए गोल्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं बल्कि एक फैमिली लेगेसी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। इसके बाद आता है एसेट नंबर 2, स्मॉल वेंचर्स फॉर इनिशियल कैपिटल। ये एक ऐसा एसेट है जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी पूरे करता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है। और हर वो इंसान जिसे कुछ बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए स्मॉल वेंचर्स या फिर स्मॉल बिजनेस बेस्ट है। और दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपनी जर्नी स्मॉल वेंचर से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट जर्नी पे जाना है तो उसके लिए काफी पैसा लगेगा। इसलिए सिर्फ 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना पहला वेंचर शुरू किया, जहां वो शॉप के बाहर खड़े होते और बोतल के कैप्स को इकट्ठा करते, ये जानने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं।
जिससे उन्हें ये पता चला कि लोग कोका कोला सबसे ज्यादा पीते हैं, और इसी से उन्हें ये आइडिया आया कि वो 25 सेंट की 6 पैक कोका कोला खरीदेंगे और उसके साथ एक चिंगम ऐड करके एक बोतल को 5 सेंट में बेचेंगे। और यंग वॉरेन बफेट ने यही किया और डोर टू डोर जाकर कोका कोला प्लस च्युइंगम बेचना स्टार्ट किया, और यहीं से उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई और उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। इसके बाद पैसा कमाने का उनको ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्हें हर जगह सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही दिखती थी। और जब वॉरेन 16 साल के हुए तो उन्होंने एक बार्बर शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ देखी, और वहां पर सिर्फ एक ही आदमी था जो परफेक्ट कटिंग करता था, और इसीलिए बहुत सारे लोग उसके लिए वेट करते करते बोर हो जाते थे, और कुछ लोग तो लेट होने की वजह से निराश होकर चले भी जाते थे। और तभी वॉरेन बफेट को आइडिया आया पिन बॉल मशीन लगाने का, और तभी उन्होंने उस बार्बर से बात की और उसकी शॉप पे वो मशीन लगाई, जिससे अब लोगों को एंटरटेनमेंट का सोर्स भी मिल गया था, और इससे उस बार्बर की दुकान भी चलती, और साथ ही वॉरेन बफेट का बिजनेस भी चल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने और भी शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स पर वो मशीन लगवाई और $1000 अर्न किए। इसीलिए वॉरेन बफेट की इंस्पायरिंग जर्नी हमें सिखाती है कि करियर के स्टार्ट में ही अगर आपको ट्रू वेल्थ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सीखना है तो जॉब करके बैंक में पैसा डालने से अच्छा है कि अपना छोटा सा वेंचर स्टार्ट करो। एसेट नंबर 3, द इन्वेस्टमेंट। बिजनेस वेंचर से पैसा कमाने के बाद अब बात आती है उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करके वहां से कंपाउंडेड रिटर्न्स लाने की, जो दिलाता है इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में इंडिया में कई सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे स्टॉक, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, मनी मार्केट्स, गोल्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। पर एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जरूरत है एक ऐसी चीज चुनने की जो आपको कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दे सके। और 11 साल के वॉरेन बफेट ने इस चीज को फिगर आउट करने के लिए सिटी सर्विस नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। शुरुआत में तो उनको कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उनके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने लगे, और तभी उनको समझ में आई द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए वॉरेन आज भी कहते हैं कि माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंडिया में इतने सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, फिर भी लोग अपना पैसा बैंक्स में रखना ही क्यों पसंद करते हैं। और कुछ ऐसा ही किया जॉन ने भी। जब जॉन को उनके दादाजी की तरफ से 10 लाख रुपए मिले तो उनके दादाजी ने उनको सुझाव दिया कि इन पैसों को FD में इन्वेस्ट कर दे, और 10-15 साल बाद देखना पैसा कितना बढ़ जाएगा। और दादाजी ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ जॉन का कजिन ब्रदर था जानी। जानी एक अच्छी IT कंपनी में जॉब करता था और उसका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा था, और साथ ही उसका स्टॉक्स की तरफ काफी अच्छा रुझान भी था। और उसका यह मानना था कि अगर लाइफ में इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर दी तो लाइफ सेट है, और इसीलिए उसने रिसर्च करना स्टार्ट की और अपने लिए 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाया, जहां से उसको 15 से 17% का रिटर्न मिलता। उसके बाद उसने अपनी 10 लाख की सेविंग्स उठाई और उसे लगा दिया स्टॉक्स में। अब जॉन और जानी का एक बहुत ही दूर का भाई था जनार्दन। जनार्दन की फैमिली एकदम ही आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह थी, ना बाप दादा की पुश्तैनी जमीन, ना ही कोई महंगे कॉलेज की डिग्री। इसीलिए जनार्दन एक नॉर्मल फाइनेंस कंपनी में काम करता था, और उसने डे 1 में ही फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दी और हर महीने 10,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करता, और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से स्टेप अप करता। अब 20 साल बाद आप देख ही सकते हो कि जॉन, जानी और जनार्दन कहां पहुंच चुके होंगे। जॉन के इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो चुकी होगी 36,31,000 रुपए। जानी का इन्वेस्टमेंट पहुंच चुका होगा 2,31,00,000 रुपए तक, और जनार्दन का इन्वेस्टमेंट पहुंच चुका है 1,98,00,000 रुपए। अब यहाँ पर जानी और जनार्दन तो चलो 2 करोड़ और 2.5 करोड़ बना चुके, वहीं जॉन जिसने FD में इन्वेस्ट किया वो 20 साल बाद भी 36 लाख रुपए ही बना पाया। और अब अगर इस पे 6% का इन्फ्लेशन ऐड किया जाए तो ये 36 लाख मात्र 11 से 12 लाख ही रह जाते हैं, यानी घूम फिर कर पैसा वहीं का वहीं रहा। इसीलिए यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। एसेट नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है आपका अपना एसेट, जिसे आप खुद बनाते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एकमात्र ऐसा एसेट है जो बनने के बाद आपको और आपकी आने वाली जनरेशन्स को बैठे बिठाए पैसा देते रहता है। बस इसके लिए जरूरत है तो एक इनोवेटिव आइडिया की, और कुछ ऐसा ही किया ग्रेटर जॉर्ज लुकस ने। उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जो टाइम से 100 साल से आगे की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, और लोगों को मूवी काफी पसंद आई, और इसके बाद 11 मूवीज की एक सीरीज भी बनी। और इतना ही नहीं, इसके बाद इसकी मर्चेंडाइज बनी, गेम्स बनी और टॉयज बने, यानी सिर्फ एक मूवी आइडिया से इतनी सारी चीजें बन गई। और उस फ्रेंचाइजी का नाम है स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजीज, जिसने जॉर्ज को $8 बिलियन से भी ज्यादा कमा के दी है। ये दिखाता है कि अगर आप IP के थ्रू एक पावरफुल आइडिया को प्रोटेक्ट और मोनेटाइज करते हो तो लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएट हो सकती है। IP के अंदर अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं, जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया तो उसका पेटेंट करवा सकते हो, आपने कोई फेमस ब्रांड बनाया या टैगलाइन शुरू की तो उसको ट्रेडमार्क कर सकते हो, कोई बुक, वीडियो, मूवी, सॉन्ग या फिर कोई डिजिटल आर्ट बनाया
तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो। और बदलते भारत के अंदर आईपी का स्कोप काफी तेजी से बढ़ रहा है।